किसी आलीशान बंगले के एक मध्यम रोमांटिक लाइटिंग वाले कमरे में फ्लोर से लेकर दीवार तक और साइड लैम्प से लेकर उसके स्विचेस तक सब कुछ बिल्कुल टॉप नॉच था। उसी कमरे में एक आलीशान सा स्प्रिंग बेड लगा था जिस पर बिछा सफेद चादर ऐसा दिख रहा था जैसे तारों की रोशनी में खंगाल कर बिछा दिया गया हो। और उसी बेड की सिर्फ टॉप शीट को अपने बदन पर लपेटे तमन्ना उस पर सो रही थी। 22 साल की तमन्ना माथुर स्किन से गोरे रंग की थी, दिखने में नॉर्मल सी, काले बाल, भूरी आंखें और थोड़ा चर्बीदार बदन। आजकल की जुबान में बोले तो चबी थी। दरअसल तमन्ना थी तो उस बिस्तर पर ही, लेकिन लेटी थी नमन के सीने पर और प्यार से उस पर अपनी उंगलियां फिरा रही थी। नमन आहूजा दिखने में एक ठीक ठाक लड़का था। डिसेंट चेहरा, मोटे आईब्रोज और थोड़ा बहुत मस्कुलर बॉडी। उसने तमन्ना की आंखों में देखा और अपनी उंगलियों से उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, बहुत अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी ही लग रही हूँ तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? तमन्ना ने नखरीले अंदाज में कहा। कर लेता अगर दादू ने मुझे तुम्हारे लिए चुना होता, लेकिन उनका मानना है कि तुम तो चिराग के लिए बेटर हो। तमन्ना नमन के सीने में थोड़ा और घुसती हुई बोली, दादू का छोड़ो, तुम्हारा क्या मानना है मुझे वो जानना है नमन। तुम जानती हो दैट आई लाइक यू, पर दादू इन मामले में कितने स्ट्रिक्ट है ये भी पता है ना तुम्हें। उन्होंने तुम्हें चिराग के लिए अगर चुन लिया है तो वो अपनी बात से अब मुकरेंगे नहीं। तमन्ना अपना कोई और सुझाव देने ही वाली थी कि नमन ने पहले ही कह दिया, तुम अपनी डैड से क्यों नहीं बात करती, समझाओ उन्हें। मैंने तो सुना था बाप अपनी बेटियों के लिए जान लुटा देते हैं, फिर तुम्हारे डैड को क्या हो गया, क्यों करवा रहे हैं तुम्हारी शादी उस अंधे चिराग से? हाँ? तमन्ना ये सुनकर चिड़चिड़ा कर एकदम से उठकर बिस्तर पर बैठ गई। नमन ये देख अपने हाथों से तमन्ना के दोनों कंधे सहलाने लगा। डैड का दिमाग तो खराब ही हो गया है, जो उस अंधे से शादी करवा के मुझे भी पागल बनाने में लगे हैं। लेकिन नमन, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे उस अंधे भाई चिराग के साथ नहीं। चिराग नमन आहूजा का छोटा भाई था जो देख नहीं सकता था। ये जानते हुए भी उसके दादू ने तमन्ना की शादी चिराग से तय कर दी थी। नमन ने उसके साथ लाइन क्रॉस करने में एक बार भी नहीं सोचा। उसने अपने अंधे भाई की मंगेतर के साथ जिस्मानी रिश्ता जोड़कर भाई के रिश्ते को भी अपाहिज कर दिया था। तमन्ना अभी भी मुंह चढ़ाकर बैठी थी। तभी नमन ने एकदम से उसे कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। तमन्ना ने तुरंत पूछा, क्या? प्लीज बताओ जल्दी। तुम अपने बदले अपनी बहन की शादी क्यों नहीं करवा देती उससे? क्या नाम है उसका? रूही है ना? हाँ, आखिर एक अंधे के लिए उससे बेटर और क्या ही मिल सकती है। बीवी चाहे जैसी हो, उसे कौन सा उसको देखना है। तमन्ना भी बिल्कुल उछल कर बोली, तुम एक्चुअली सही कह रहे हो। पति को कुछ दिखेगा नहीं और बीवी देखकर भी कुछ समझ नहीं पाएगी। क्या सही कॉम्बो होगा दोनों का। मारे खुशी के तमन्ना ने नमन के होठों पर किस कर लिया और नमन ने भी बदले में कसकर उसे गले से लगा लिया। दोनों प्यार में इतने बेपरवाह थे कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं रहा कि उनके कमरे का दरवाजा तक ठीक से बंद नहीं था। कोई अगर थोड़ा भी ध्यान लगा ले तो कमरे में चल रही सारी बातें साफ साफ हर्फ ब हर्फ सुन सकता था। आखिर कमरे के ठीक बाहर बैठी रूही ने सारी बात अपने कानों से सुन ली। रूही गरेवाल 23 साल की एक लड़की थी जो दिखने में बेहद सुंदर थी। बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक, छोटे से सुंदर से होंठ और शरीर का रंग इतना गोरा कि 10 मिनट धूप में खड़ी हो जाए तो रूह अफ़ज़ा की बोतल लगने लगती थी। इतनी गुलाबी हो जाती थी। जैसी बार्बी डॉल हाथ में लेकर घूमती थी, ठीक वैसी ही लगती भी थी। मगर तमन्ना की बातें सुनकर रूही का दिल बैठ गया था। चेहरा एकदम उतर गया था। उसने मन ही मन सोचा, मेरे जैसी ही खोटी किस्मत लेके आया है वो लड़का जिसे इस नमन जैसा भाई मिला। नमन का आइडिया सुनते ही जैसे तमन्ना के दिमाग में कुछ तो शैतान घुस गया था। उसने मन ही मन सॉरी प्लानिंग कर ली थी
कि उसे अब आगे क्या करना है। उसके अंदर अब रत्ती भर भी सब्र नहीं रह गया था। उसने फटाक से अपने कपड़े पहने, नमन को एक लास्ट सी ऑफ किस दिया और कमरे के बाहर निकल गई। बाहर निकलकर आई तो रूही अपनी डॉल से बातें कर रही थी। अपनी बहन तमन्ना को देखते ही रूही उससे बोल पड़ी, दीदी दीदी, डॉल बेबी को शादी करनी है, हम करेंगे ना इसकी शादी? नहीं करेंगे ना तो डॉल बेबी रोएगी। तमन्ना ने रूही के कंधे कस के पकड़े और कहा, तुम डॉल बेबी से प्यार करती हो ना? रूही ने बड़ी सी मुस्कान के साथ सर हिलाकर कहा, हाँ, इतना सारा प्यार करती हूँ। तमन्ना ने फिर पूछा, जो डॉल बेबी बोलेगी वो करेगी ना? रूही ने सर हिलाकर फिर हाँ कह दिया। तमन्ना ने रूही की डॉल उठाई और अपने कान पर लगाया और बोली, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। डॉल बेबी ने अभी मेरे कान में कहा है कि वो चाहती है कि रूही अपनी शादी कर ले, और अगर रूही उसकी बात नहीं मानेगी तो डॉल बेबी मर जाएगी, बिल्कुल रूही के पापा की तरह। क्या तुम चाहती हो रूही कि डॉल बेबी तुम्हारे पापा की तरह मर जाए? रूही ने तमन्ना की बात सुनकर एकदम उदास सा चेहरा बना लिया। तमन्ना ने उसे समझाते हुए कहा, तो तुम शादी करोगी ना रूही? रूही ने सर हाँ में हिला दिया। मना मत करना, वरना डॉल बेबी भी तुम्हारे पापा की तरह मर जाएगी, ठीक है ना? और सुनो, डैड अगर आज के बारे में पूछे तो कह देना कि हाँ, तमन्ना दी मुझे घुमाने भी ले गई और आइसक्रीम भी खिलाया। रूही ने मासूमों की तरह फिर से सर हिलाकर हाँ कर दी, मगर तमन्ना ने दांत पीसते हुए फिर कहा, अगर नहीं बोला ना तो डॉल बेबी को गाड़ी के नीचे फेंक दूंगी, समझी? तमन्ना अपने दिमाग में चल रही सारी उल्टी सीधी बातों की पट्टी रूही को पढ़ा चुकी थी। उसका ब्रेन वॉश कर दिया था और ये सब करके उसे घर ले आई थी। घर आते ही तमन्ना जानबूझकर उदास होने का ड्रामा करने लगी। ऐसी रोती हुई सूरत बनाई कि मर्दा भी कफन उठाकर उसका हाल पूछ ले। घर के अंदर हॉल में तमन्ना की माँ रोमा माथुर एक बड़े ही एंटीक से डिजाइनिंग टेबल पर बैठी थी। दिखने में उम्र कुछ 46-47 की लग रही थी। गोरा रंग, कंजी सी छोटी छोटी आंखें और गालों पर हल्के चेचक के गड्ढे। माथे पर कुछ बाल नारंगी से भी दिखाई पड़ रहे थे। लग रहा था बालों में मेहंदी लगाने की आदत थी। उनके चेहरे से पहले अगर किसी चीज पर नजर पड़ रही थी तो वो थी उनके कानों में पहने हुए वो बड़े बड़े डायमंड इयररिंग्स। गले में भी ऐसा वैसा कुछ नहीं था, असली मोती के चोकर थे, बिल्कुल फाइन डिजाइन वाले। उन्होंने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, ऐसी उतरी हुई सूरत क्यों है तुम्हारी? क्या हुआ? तमन्ना ने कोई जवाब भी नहीं दिया, मगर रोमा तो बस फनफनाती हुई आई और कसकर रूही का हाथ मरोड़ दिया। हाथ मरोड़ते ही रूही जमीन पर बैठ गई और पैर घिस घिस कर रोने लगी। मम्मा ने मारा, मम्मा गंदी। रोमा ने झड़प कर कहा, पक्का पक्का इसी लड़की ने फिर से कुछ तमाशा कर दिया होगा। इंसल्ट करवाने का तो एक मौका नहीं छोड़ती ये लड़की। मेरा तो किटीज तक जाना छुड़वा दिया है इस लड़की ने। वहां जाओ तो लेडीज स्नैक्स से ज्यादा मेरा दिमाग खाने लगती है, वो भी इसके बारे में पूछ पूछ कर। पागल कहीं की। रूही अपनी गर्दन झुकाए ये सारी बातें बस चुपचाप सुन रही थी और अपनी डॉल की ओर देखकर रो रही थी। लेकिन अपनी माँ के लाड़ में आकर तमन्ना नखरे करते हुए बोली, माँ आप प्लीज पापा से बात करो ना, मुझे नहीं करनी है उस अंधे लड़के से शादी। क्या कहा तुमने? पीछे से एक कड़क मर्दाना आवाज सुनाई दी। तमन्ना ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो उसके डैड यानी अरुण माथुर खड़े थे। मिस्टर माथुर सफेद सूती का कुर्ता और ऊपर एक महंगी सी वेस्ट कोट डाले हुए थे। बदन थोड़ा गुलथुल सा था, इसलिए कुर्ता पेट पर हल्का सा कस रहा था। बाल भी काफी काले उजले से दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने अपने गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा निकाला और तमन्ना की तरफ आगे बढ़कर कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज एक आखिरी बार फिर कह रहा हूँ कि ये शादी होकर रहेगी। अपने बाप की ऐसी सख्ती देखकर तमन्ना बिल्कुल शांत हो गई
और गुस्से से उनकी आंखों में घूरने लगे। माथुर साहब फिर बोले, कितनी बार तुम्हें बताया है मैंने कि अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरी कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा, मगर बार बार वही बात दोहराए जा रही हो। कान खोलकर सुन लो मेरी बात, तुम्हारी शादी अगर होगी तो अहूजास के साथ ही होगी। हाँ डैड, तो कीजिए ना शादी, अहूजास के घर ही कीजिए, बस उनके उस अंधे बेटे से नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे से। आपको खुद सोचना चाहिए डैड कि आप अपनी बेटी के लिए एक अंधा दामाद चुन रहे हैं। आपको हो क्या गया है? माथुर साहब ने अब एकदम गुस्से में कहा, जस्ट शट अप तमन्ना, पति कैसा है ये मत देखो, पैसे वाले के घर जा रही हो उसे सोचकर खुश रहो। वैसे भी तुम्हारा गुची प्राडा के खर्चे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तमन्ना भी अब बिल्कुल खिसिया चुकी थी। उसने भी अब एकदम झड़प कर कहा, दिक्कत क्या है आपको लाइफ में यार? क्यों पैसा पैसा कर रहे हो इतना? इसका पैसा है तो इतना, ग्रेवल अंकल छोड़कर गए तो है इतना सारा। तमन्ना ने रूही की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेवकूफों जैसी बातें मत करो तमन्ना, वो पैसे अब तक रखे हुए नहीं है। 50 काम होते हैं दिन में, और अपना लाइफस्टाइल देखा है तुम दोनों ने? फ्राइडे से तुम्हारा वीकेंड शुरू हो जाता है और संडे खत्म होते होते मेरे फोन पर 2 लाख डेबिटेड का मैसेज आ जाता है। तुम्हें ये शादी करनी होगी बस, इट्स अ डील, अंडरस्टैंड दैट। तमन्ना ने एक लंबी सांस ली और दोबारा समझाते हुए कहा, माथुर्स के साथ डील ही चाहिए ना उनको, तो मेरी बलि क्यों चढ़ा रहे हो आप? इस पागल की शादी करवा दीजिए ना, बस दुल्हन के कपड़े पहनकर बैठाना ही तो है। अपने बारे में सुनते ही रूही ने ध्यान से अपने कान लगा लिए। तमन्ना, तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या बकवास कर रही हो तुम? नाक के नीचे से ऊंट निकालने वाली बात है ये। नो, नहीं हो सकता ये। माथुर साहब ने माथे का पसीना पोंछते हुए एक सांस ली और फिर से तमन्ना को समझाने की कोशिश की। तमन्ना, उन्होंने तुम्हारी फोटो देख ली है, Why don't you understand? उनके बहुत एहसान है मुझ पर, और फिर रूही की ये हालत नहीं है कि उसकी शादी करके कहीं और भेज दिया जाए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता जो तुम कह रही हो। तो ठीक है, फिर मैं भी वो नहीं कर सकती जो आप कह रहे हैं, और अगर आपने मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, पर उस अंधे से शादी नहीं करूंगी। तमन्ना की ये बात सुनते ही रोमा ने तुरंत तमन्ना को अपने गले से लगा लिया और माथुर साहब को उंगली दिखाकर कहा, खबरदार, जो आपने अब कोई जबरदस्ती की तो अगर तमन्ना को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, ये जान लीजिए आप। तमन्ना ने लाड़ में आकर फिर से अपने डैड को मनाने की कोशिश की। डैड, आप क्या कर रहे हो? आप अपने दोस्त की पागल बेटी को बचाकर खुद की अच्छी भली बेटी की लाइफ खराब करने पे क्यों तुले हो? तमन्ना की ऐसी भारी भरकम बातें सुनकर माथुर साहब सोच में पड़ गए और धीरे से बोले, तुम्हें उसे देखकर लगता है कि वो इन सब झमेले में कोऑपरेट कर पाएगी? तमन्ना रूही के पास जाती हुई बोली, बिल्कुल करेगी डैड, क्यों नहीं करेगी? वो तो आज ही कह रही थी कि उसको शादी करनी है ना रूही? बोल रही थी ना तुम? हाँ, करनी है ना तुम्हें शादी? चलो डैड को बताओ। हाँ, रूही खिलखिलाकर हंसी और ताली बजाते हुए बोली, हाँ करनी है शादी, फिर बेबीज भी करना है, मैं बेबीज के साथ खेलूंगी, ओके? माथुर साहब रूही को आंख भरकर देखने लगे। उनके चेहरे पर असमंजस साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। वहीं रूही के ठीक पीछे खड़ी तमन्ना की आंखें अपने डैड से जवाब मांग रही थी। क्या माथुर साहब रूही की शादी करने के लिए तैयार होंगे? क्या अहूजाज माथुर्स की चाल का पता लगा पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तमन्ना
के कहने पर माथुर साहब ने रूही से शादी के बारे में पूछकर उसका मन टटोलना चाहा। रूही ने हंसकर शादी के लिए हाँ कर दी, मगर बात अब माथुर साहब पर आकर रुक गई थी कि वो क्या फैसला लेते हैं। माथुर साहब नम आंखों से रूही को एकटक देखने लगे और उसके गालों को प्यार से छूते हुए बोले, ठीक है, कर लेना शादी, पर अभी जाओ और जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। रूही ने उनके सामने बच्चों जैसा सर हिलाया और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आधी सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब उसने हल्का सा पीछे मुड़ के देखा तो तमन्ना ने माथुर साहब को कसकर गले लगा रखा था और माथुर साहब भी मुस्कुराकर अपने हाथों से उसका सर सहला रहे थे। बाप बेटी को ऐसे देखकर रूही का दिल भी भर आया था। उसकी आंखों के कोनों में डबडबाए आंसू साफ साफ उसके दिल का हाल बता रहे थे कि वो अपने पापा को कितना मिस कर रही थी। आज अगर पापा होते तो मुझे भी ऐसे ही गले लगा लेते और कभी भी मेरी शादी उस लड़के से नहीं करवाते। देखा जाए तो अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आखिर तमन्ना उनकी अपनी बेटी है। पापा के जाने के बाद उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, मेरा ख्याल रखा, कभी कभी तो मेरे लिए रोमा आंटी से भी लड़ पड़े। अब इससे ज्यादा मैं उनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, चाहे वो जितना भी मुझे मानते हो, लेकिन अंकल के लिए तो मैं उनके दोस्त की ही बेटी हूँ ना, वो भी पागल। वो मुझे तमन्ना से पहले आखिर क्यों रखेंगे? रूही की आंखों में डबडबाए आंसू अब और रुक नहीं पाए, मगर वो उनके सामने रो नहीं सकती थी, इसीलिए भागकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उसने अपने पापा की तस्वीर हाथ में उठाई और कलप कलप के रोने लगी। मिस यू पापा, आई मिस यू सो मच। अगर आप यहाँ होते ना तो मैं तो कभी ये शादी वादी नहीं करती, और अगर आप फिर भी जिद करते तो ऐसा लड़का ढूंढती जो यहीं आकर मेरे और आपके साथ रहता, पर इस घर को छोड़कर नहीं जाती। लेकिन आपके जाने के बाद अब कुछ भी वैसा नहीं है पापा। अब इस घर में आपकी रूही के लिए एक भी अपना कोना नहीं बचा। अब उसकी एक आवाज पर कोई भाग भाग कर ये नहीं पूछता पापा कि क्या हुआ रूही, किसी ने कुछ किया क्या। आधी रात को कमरे का दरवाजा खोलकर कोई ये नहीं देखता पापा कि मैं ठीक से सो रही हूँ या नहीं। ये घर अब पहले जैसा नहीं रहा पापा। अब यहाँ की हर चीज, हर कोने पर आपकी रूही का नहीं बल्कि तमन्ना का हक है। अब मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है पापा। रोमा और तमन्ना की जिल्लत सहकर रूही थक चुकी थी। अब ये शादी ही उसके यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता था, इसीलिए वो ये रास्ता किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती थी। आखिर उसे जिंदगी में कुछ काम भी निपटाने थे जिसके लिए उसे वक्त चाहिए। अब यहाँ रोमा और तमन्ना के बीच रहकर उसे शांति और समय तो मिलने वाला नहीं था, इसीलिए शादी करके यहाँ से चले जाना ही उसके पास मात्र एक ऑप्शन बचा था। रूही के बंगले गरेवाल मेंशन से ही करीब 40 मिनट दूरी पर बना था आहूजास का भी एक आलीशान बंगला। कई फीट ऊंचा लोहे का मोटा दरवाजा दिख रहा था और उसी के सामने आकर रुकी एक ब्लू कलर की चमचमाती बेंटली कार। गाड़ी के रुकते ही गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोला और गाड़ी अंदर घुस गई। गाड़ी अंदर घुसी तो दोनों साइड पेड़ और पौधे ही दिखाई पड़ रहे थे, देसी से लेकर विदेशी तक। शायद ऐसा कोई फूल नहीं जिसका नाम लिया जाए और वो वहाँ मौजूद ना हो। रोजेस, कॉर्नेशन, डेजी, ऑर्किड्स, हाइड्रेंजा और क्या कुछ नहीं। एक बड़े से गार्डन को क्रॉस करती हुई गाड़ी आगे बढ़ी और बंगले के मेन दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ी से पहले 2 लोग निकले जो शायद स्टाफ जैसे दिख रहे थे, और फिर आंखों पर काला चश्मा लगाए बाहर आया चिराग आहूजा। बाहर आते ही उसने हाथ आगे बढ़ाया तो एक तीसरे आदमी ने उसके हाथ में एक फोल्डिंग स्टिक पकड़ा दी। एक स्टाफ ने मदद करने की कोशिश भी की, पर चिराग ने इशारे से सीधा मना कर दिया। एक तरफ जहां रूही अपना सब कुछ खोने के बाद भी रोमा और उसकी बेटी तमन्ना की बदसलूकी का शिकार थी, वहीं थोड़ी दूर उसी शहर में आहूजास का छोटा बेटा चिराग अपनी इतनी बड़ी कमी के बावजूद भी सब पर हुक्म चलाने का जिगरा रखता था।
वैसे देखा जाए तो 22 साल का चिराग आहूजा दिखने में बहुत हॉट एंड हैंडसम था। उसकी पर्सनालिटी में वो सारी बातें थी जो लड़कियों को उनके घुटनों तक ले जाए। सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि हसीन सा चेहरा, सिल्की बाल, सोई सोई सी मदहोश आंखें, रेजर सेट बियर्ड और एक जिम ट्रेन्ड स्ट्रॉन्ग बॉडी। शर्ट उतारने पर उसके 8 पैक एब्स ऐसे उभर कर दिखते थे कि लड़कियों के दिल का अचानक ही फ्रंट बैक लग जाता था। वो बस लुक्स और लड़कियों पर ही नहीं बल्कि आहूजा मेंशन और आहूजा इंडस्ट्रीज पर भी अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता था। बस अंधापन ही उसकी सबसे बड़ी कमी थी। शायद यही वजह है कि माथुर्स उसके साथ इतना बड़ा धोखा करने का सोच रहे थे। हाँ, भले ही रूही सच में पागल नहीं थी, पर बिना बताए दुल्हन बदल देना धोखा ही तो है। लेकिन जाहिर है चिराग को इन सब बातों की कोई भनक नहीं थी। अगर भनक थी तो इस बात की कि उसका अपना बड़ा भाई नमन उसकी मंगेतर तमन्ना के साथ फिजिकली इन्वॉल्व्ड था, उसके साथ चक्कर चला रहा था। चिराग के साथ आया वो तीसरा आदमी उसी का पर्सनल सेक्रेटरी विनय था, जो चाहे ऑफिस हो या घर हो अक्सर उसके साथ ही रहता था। 40 साल का विनय जब भी दिखाई पड़ता तो फॉर्मल्स में ही दिखाई पड़ता था। उसकी गर्दन से टाई शायद सिर्फ नहाते समय ही निकलती होगी। दोनों मेन दरवाजे से होते हुए घर के अंदर आने लगे। विनय ने हल्के शब्दों में कहा, चिराग सर, घर के एक ही स्टाफ ने ये बात कंफर्म की है। वो तमन्ना ही थी जो नमन सर के साथ थी। विनय की बात सुनकर चिराग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो ये बात सुनकर और मुस्कुराने लगा। फिर बड़े ही तंज के साथ बोला, तो मतलब मेरा निकम्मा भाई अब इस कदर नीचे गिर चुका है कि उसे मुझ तक पहुंचने के लिए एक औरत की मदद लेनी पड़ रही है। चिराग ने सीढ़ियों पर अपनी स्टिक से अंदाजा लगाते हुए कहा, फिर तो मुझे देखना है कि वो और कितना गिर सकता है। चिराग की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे तमन्ना में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपने आप से बुदबुदा कर कहा, मतलब दादू की इतनी दौलत भी उस लड़की की वफादारी नहीं खरीद पाई। स्ट्रेंज। विनय ने आराम से पूछा, तो क्या अब भी आप उससे शादी करेंगे? करूंगा, चिराग ने बड़े ही ठंडे तरीके से आगे कहा, मगर उसके लिए ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं। 2-4 लोगों को बुलाओ और मामला खत्म करो। ओके सर, जैसा आप कहें। चिराग अपने कमरे में जाने ही वाला था कि सामने कमरे से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया। उम्र 60 से कुछ ज्यादा ही लग रही थी। बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे, चेहरा बिल्कुल झुर्रियों से ढका हुआ था। कपड़े साधारण मगर महंगे थे। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े उस गोल्डन हैंडल वाले छड़ी को जमीन पर अड़ाते हुए कहा, चिराग, इतनी देर गए यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ कमरे में जाओ, आराम से बैठो। तुम्हें दिक्कत होगी ना इधर उधर करने में? दिक्कत होगी? दादू की ये बात सुनकर चिराग के चेहरे का रंग उतर गया, मानो दादू ने उसके छिले पर नमक रगड़ दिया हो। लेकिन उसने इस बात को अनसुना किया और एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, दादू, मैं आपके पास ही आ रहा था। मुझे एक्चुअली शादी को लेकर कुछ बात करनी थी आपसे। दादू ये बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, चलो भाई, कम से कम शादी को लेकर तुम्हें कुछ तो बात करनी है। बताओ क्या हुआ? चिराग ने सीधे अंदाज में कहा, दादू, मुझे नहीं लगता कि मैं एक ग्रैंड वेडिंग के लिए तैयार हूँ। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या हम प्लीज इस शादी को सिंपल तरीके से खत्म कर सकते हैं? दादू चिराग की बात सुनकर एकदम सरप्राइज से हो गए। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? आहूजास के बेटे की शादी, और वो भी सिंपल? सिटी न्यूज में हेडलाइन बन जाएगी कि हम तुम्हारी शादी पर पैसा खर्च नहीं कर रहे। ये मल्होत्रास और अरोड़ास को तो मौका मिल जाएगा रोटरी क्लब में मुझ पर हंसने का। देखो, दूसरों का न्योता खाया है तो अपनी बारी में खिलाना भी पड़ता है, समझ रहे हो? चिराग ने थोड़ा चिड़चिड़ा कर कहा, दादू, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन हंसेगा और कौन न्यूज हेडलाइंस बनेगा। और फिर शादी चाहे जितनी रोशन हो, उसमें दुल्हा तो अंधा ही होगा ना। फिर क्या मतलब है ये सब करके? उसने फिर आगे कहा, अगर वहाँ इतने तामझाम में मुझसे कोई गलती हो गई तो 4 के बजाय 40 लोग हंसेंगे मुझ पर। इससे बेटर है कि आप एक छोटी सी सेरेमनी ही रखिए। दादू ने चिराग की बात काटते हुए तुरंत कहा, अरे, किसकी इतनी हिम्मत हो चली है कि सुखदेव आहूजा के पोते पर हंस दे?
दादू, लोग आपके मुंह पर आकर नहीं हंसेंगे। आप प्लीज ये सब मत कीजिए, ये ही मेरे लिए बेहतर होगा। चिराग को डर था कि उसका लोगों के सामने मजाक बन जाएगा। वो इस कदर मिन्नत कर रहा था कि उसकी बेबसी देखकर दादू की आंखें भर आईं। उन्होंने आंखों के कोने में मसलते हुए कहा, ठीक है फिर, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, मगर शादी के बाद फिर मुझे पोते के मुंह के लिए ज्यादा मत तरसाना कि अभी नहीं दादू, अभी कुछ टाइम रुकते हैं, ये सब नहीं चलेगा। चिराग ये बात सुन के मुस्कुराने लगा। चिराग को ऐसा मुस्कुराता देख दादू की आंख फिर से भर आई। वो इमोशनल हो गए। होते भी क्यों नहीं, आखिर चिराग बचपन से ही अंधा होता तो दिल में एक सबूरी रहती। मगर चिराग हमेशा से अंधा नहीं था, बल्कि किसी ने उसे अंधा कर दिया था, और जिसने उसके साथ किया था उसे दादू अच्छे से जानते थे। लेकिन परिवार में कोई फूट ना पड़े, आपस में कोई मनमुटाव ना हो, केवल इसलिए दादू ने चिराग को उसके खिलाफ कुछ भी करने से रोक दिया। क्योंकि अगर आंख के बदले आंख लेने पर उतर आते तो सारा परिवार बिखर जाता, जो कि दादू बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन चिराग के मन में शायद ये बात घर कर गई थी, और ये होना लाजमी भी था। हमें कोई एक थप्पड़ मार दे तो बिना उसे वापस मारे चैन नहीं आता, मन छटपटाता रहता है। यहाँ तो किसी ने चिराग की आंखें उससे छीन ली थी, मगर दादू को उसके दिल के हाल से ज्यादा इस बात की ज्यादा पड़ी थी कि चिराग का उठाया अगला कदम इस परिवार को ना तोड़ दे। कहते हैं ना, खुद घाव देकर मरहम लगाना। चिराग का दादू के लिए नजरिया कुछ ऐसा ही था। चिराग को ऐसे अपने आप में इतना कमतर महसूस करते देख दादू ने धीमे से कहा, मुझे माफ कर दो चिराग, लेकिन मैंने हमेशा केवल यही चाहा है कि मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ रहें, खुश रहें। दादू की बात सुनते ही चिराग के मन में उसके भाई का चेहरा नजर आ गया। वो व्यंग में मुस्कुराकर खुद से बड़बड़ा कर बोला, खुश रहे? जिसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई की मंगेतर के साथ सो जाए, वहाँ कोई खुश कैसे रह सकता है? ये कहते हुए चिराग वहाँ से निकलने लगा। दादू ने परिवार को जोड़े रखा है, ये सिर्फ उनका भ्रम था। वो बस सबकी ऊपरी मुस्कुराहट देखकर ही खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा था इसका उन्हें कोई अंदाजा तक नहीं था। वो कहते हैं ना कि घर अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, मगर मकान खड़े रहते हैं, बेशर्मों की तरह। दादू बस उसी मकान को देखकर खुश थे। चिराग को वहां से जाता देख दादू ने धीरे से कहा, तुम ज्यादा बात क्यों नहीं करते मुझसे बेटा? लेकिन चिराग ने पीछे मुड़कर कोई जवाब नहीं दिया। अब उसने ये बात सुनी या नहीं सुनी ये बताना मुश्किल है, मगर एक बात जो साफ थी वो ये थी कि इन पूरे बातचीत के दौरान उसने अपने दादू से एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस, एक सम्मानजनक दूरी जरूर बनाए रखी थी। वैसे तो दादा और पोते के रिश्ते के बारे में ये भी कहते हैं कि मूल से ज्यादा सुध प्यारा होता है। मतलब एक बार को बाप बेटे के बीच दरार आ सकती है, मगर दादा और पोते के बीच कभी नहीं आ सकती। मगर यहाँ मामला थोड़ा अलग था। आखिर वो कौन था जो चिराग को अंधा करने का जिम्मेदार था? क्या दादू माथुर्स के झूठ को पकड़ पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चिराग ने अपने दादू को साफ मना कर दिया था कि वो शादी बिना किसी तामझाम के एकदम सिंपल साधारण तरीके से करना चाहता था। दादू उसकी जिद समझ गए थे, और इसी सिलसिले में उन्होंने तुरंत माथुर्स को फोन मिला दिया और चिराग की ख्वाहिश बता दी कि वो शादी बड़े ही सीधे साधारण तरीके से करना चाहता है। पहले तो माथुर साहब थोड़ा सोच में पड़ गए, फिर अपनी स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए बोले, हाँ आहूजा जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, जैसा आपको और चिराग को ठीक लगे। दरअसल मेरी बच्ची भी काफी शर्मीली है ना, तो सब कुछ अपनों के बीच हो जाए वही बेहतर है। आपने ये एकदम ठीक किया।
सारी बातचीत के बाद दोनों ने फोन रख दिया। हालांकि फोन रखने के बाद माथुर साहब का चेहरा थोड़ा उतर गया था, लेकिन फिर उनके दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि एक तरह से देखा जाए तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। जितनी ज्यादा रस्में होती, जितने ज्यादा लोग होते, रूही के लिए परेशानी उतनी बढ़ जाती। लगता है भगवान की भी यही मर्जी है। पलक झपकते ही 3 दिन निकल गए और आज वो बड़ा दिन था जब चिराग की शादी होने वाली थी। माथुर साहब बाहर की तैयारियों में लगे थे तो घर में दोनों माँ बेटी रूही को सेट करने में लगे थे। रोमा का बस चलता तो वो तो रूही का चेहरा सिर्फ पानी से ही धुलवा कर उसे भेज देती, मगर ऐसा करना उन पर भारी पड़ जाता। इसीलिए उसने बाहर से एक सस्ते से किसी मेकअप आर्टिस्ट को बुलवा लिया था। रोमा ने रूही को इस मेकअप आर्टिस्ट के साथ तमन्ना के कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल पे बिठा दिया और तमन्ना को उस पर नजर रखने को कहकर कमरे से निकल गई। कमरे से निकलते हुए रोमा अचानक से वापस लौटी और तमन्ना को जोर देकर बोली, और बेटा देखो, तुम आज गलती से भी इस कमरे से बाहर मत निकलना। तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो दारा को कॉल करना या मुझे बताना, मैं यहीं लाकर तुम्हें दूंगी, पर कमरे से बाहर मत निकलना। गलती से भी किसी ने देख लिया ना तो फिर तुम्हारे लिए भी मुसीबत बनेगी और मैं ये नहीं चाहती। एक बार इस जंजाल को यहाँ से जाने दो, फिर जो करना हो करती रहना। तमन्ना ने सर हिलाकर हाँ कर दिया। ये बोलकर रोमा कमरे से निकली और तमन्ना वहीं खिड़की के पास बैठकर बाहर के नजारे देखने लग गई। कुछ ही पल गुजरे थे कि तमन्ना ने देखा कि घर के मेन दरवाजे से एक के बाद एक 3-4 महंगी महंगी गाड़ियों का तांता लग गया। सारी गाड़ियां फूलों से लदी हुई थी और धूप की रोशनी पड़ने से टिमटिमा रही थी। ये सब देखकर तमन्ना की हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे एक कुत्ते को हड्डी देखकर होती है। उसके मुंह से तो लार टपकने लगी थी। ये पागल लड़की अगले कुछ घंटों में इन सब की मालकिन बनने वाली है। हद है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सुअर को जंगल का राजा बना दिया हो, जिसे वो डिजर्व तक नहीं करता। रूही की ऐसी किस्मत देखकर तमन्ना के दिल में तो जैसे आग लग रही थी, मगर फिर उसके मन में ये ख्याल आया कि पैसा चाहे जितना भी हो, इस पागल के लिए तो अंधे के सामने झूमर लगाने वाली बात है। कौन सा इस पागल को उसकी अहमियत समझ आने वाली है। संभाले ये अपने उस बुझते चिराग को। मैं तो नमन के साथ शादी करके सीधा अब्रॉड चली जाऊंगी। जब से रूही के पापा उसे छोड़कर गए थे, वो हमेशा तमन्ना की उतरन पर जीती आई थी। उसके कपड़ों से लेकर प्लेट में छोड़े हुए खाने तक सब रूही को ही मिला था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि तमन्ना कैंची से काट काट कर कपड़ों की सूरत जानबूझकर बिगाड़ देती थी, ताकि आते जाते रूही को देखकर उसे हंसने का मौका मिलता रहे। लेकिन शायद आज किस्मत उस पर थोड़ी सी मेहरबान थी। गाड़ी में चिराग ने अपने सेक्रेटरी विनय को रूही के लिए भेजे गए शादी का जोड़ा और गहने पकड़ाए और अंदर देने को कहा। सर, आप नहीं चलेंगे? विनय ने पूछा। चिराग ने सर हिलाकर ना कर दिया। विनय ने एक बड़े थाल के ऊपर एक छोटा थाल रखा और अपने हाथ में लेकर गाड़ी से उतरा और अंदर जाके पकड़ा दिया। सारे कपड़े और जेवर देखकर तो तमन्ना का ऐसा मन ललचाया कि एक बार को लगा कि वो खुद ही ये सब पहनकर शादी को तैयार हो जाएगी। लेकिन वो तो हवा में अपने महल बनाने में लगी थी, इसीलिए खुद पर काबू कर लिया और वापस नमन के सपने देखने लगी। रूही अब सब कुछ पहनकर एकदम तैयार थी। वैसे तो हमेशा ही अच्छी लगती थी, लेकिन आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सादे सफेद मलमल पर जरी गोटा की कशीदाकारी कर दी हो। कई कलियों वाले भारी घेरेदार लहंगे में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। गले में मोटा हैदराबादी चोकर और माथे पे बड़ा सा चांद टीका। उफ, रोमा तो उसे देखकर अपनी खाल नोच रही थी। उसका बस चलता तो उसका सब कुछ छीन कर अपनी तिजोरी में कस लेती। उसने मन ही मन सोचा, सुंदर तो ये लड़की तमन्ना से भी ज्यादा लग रही है। बस ये अपना मुंह ना खोले तो सब आराम से हो जाएगा। तभी मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, बस 5 मिनट और एक लास्ट टचअप दे दूं, फिर आप इन्हें ले जा सकते हैं। तभी रूही एकदम से बोल पड़ी, नहीं नहीं, मुझे पानी पीना है। ये बोलती हुई उसने इतना तेज का झटका दिया कि मेकअप आर्टिस्ट के हाथ हिल गए।
रोमा ने चिल्लाकर कहा, चुपचाप पहले काम खत्म करवाओ, फिर पानी मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे अब भी पीना है। रोमा रूही की ये हरकत देखकर घबरा सी गई। घबराती भी क्यों नहीं, वो मेकअप आर्टिस्ट रूही को अजीब नजरों से देखने लगी थी। रोमा ने तुरंत ही तमन्ना को पानी लाने भेज दिया, मगर तब भी मेकअप आर्टिस्ट ने हिचकिचाते हुए पूछ ही लिया, मिसेस माथुर, रूही की तबीयत तो ठीक है ना? रोमा ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली इसके पापा ने प्यार में इतना बिगाड़ दिया है ना इसे, कि अब तक बिल्कुल बच्ची ही है। अब तो ससुराल वाले ही संभालेंगे इसके नखरे। इतने में तमन्ना पानी लेकर आ गई और रूही के हाथ में ग्लास पकड़ा दिया। रूही ने पानी का एक बड़ा घूंट लिया और पीते ही सारा का सारा पानी मिसेस रोमा के मुंह पर कुल्ले से छिड़क दिया। ये पानी नहीं, मुझे ठंडा पानी चाहिए, एकदम ठंडा, कूल कूल। रोमा का तो गुस्से से सीना धधक गया था। वो एकदम से बोल पड़ी, कमीनी कहीं की। रोमा की गाली सुनकर उस मेकअप आर्टिस्ट के चेहरे पर एक बड़ा सा सवाल साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। वहीं रूही के चेहरे पर एक अलग ही शांति दिख रही थी, जैसे उसने अपने साथ हुए 1000 जिल्लतों में से किसी एक का बदला ले लिया हो। दरअसल जिस दिन रूही के पापा इस दुनिया से गए थे, उसी दिन की बात है जब रूही रात अपने कमरे में लेटे लेटे बस अपने पापा की तस्वीरें देखकर रोए जा रही थी। तभी बड़े बेमन से रोमा अपने हाथ में दूध का ग्लास लिए रूही के कमरे में गई। हालांकि उसका बस चलता तो वो उसे पानी तक को नहीं पूछती, लेकिन उसे डर था कि कहीं वकील रूही की कस्टडी उससे छीन ना ले। ऐसा करके वो रूही की दौलत अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो घूरते हुए रूही के पास गई और कलेजे में जहर रखकर बोला, लो रूही, दूध पी लो। रूही की पलकें अब तक भीगी थी। उसने लेटे लेटे ही कहा, मुझे नहीं पीना है आंटी, मेरा मन नहीं है। रोमा ने फिर से समझाते हुए कहा, रूही, अंकल ने कहा है बिना दूध पिए रूही को सोने मत देना, लो पी लो। रूही ने करवट बदलते हुए फिर कहा, नहीं आंटी, मुझे नहीं पीना दूध, मुझे बस पापा की याद आ रही है, मुझे पापा के साथ रहना है। उसने अपने पापा की फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगाते हुए कहा। रोमा के सब्र का बांध टूटने लगा, मगर उसमें अब भी कुछ रुकावटें बाकी थी। इसीलिए उसने फिर कहा, जिद मत करो, मैं कह रही हूँ ना दूध पियो, फिर जो करना है करती रहना। आप सुनती क्यों नहीं? मैंने कहा ना मुझे अभी दूध नहीं पीना। रूही का इतना बोलना ही था कि रोमा का गुस्सा उसके माथे पर सवार हो गया। उसने दूध का ग्लास कस के पकड़ा और छपाक से सारा गर्म दूध रूही के ऊपर उड़ेल दिया। दूध इतना गर्म था कि रूही जोर से चिल्लाई। रूही की गर्दन और दोनों हाथ गर्म दूध गिरने के कारण एकदम लाल हो गए। वो दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन रोमा वहीं सीधी चुपचाप खड़ी उसे देखे जा रही थी। उसका गुस्सा इतना बहरा हो गया था कि एक 15 साल की लड़की की चीखें नहीं सुन पा रहा था। शायद इसी बात का बदला रूही ने उसके मुंह पर पानी फेंक कर ले लिया था। रोमा का बस चलता तो वो वहीं उसका गला घोट देती, लेकिन वो मजबूर थी। इसीलिए उसने माहौल बदलते हुए रूही के सर पर उसका घूंघट रखा और गुस्से में दांत पीस कर कहा, अगर आज ये मेकअप वाली यहाँ नहीं होती ना, तो कसम से तुम्हें मैं जान से मार देती। शुक्र मनाओ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। रूही बड़ी बड़ी आंखों से रोमा को देखती रही और पानी पीते पीते उसकी सारी बातें गुटर गुटर सुनती रही। घूंघट डाल रोमा ने रूही को कंधे से एकदम दबोच कर पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले आई। दोनों सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगे। तभी रोमा धीरे धीरे उसे धमकाने लगी, ये मत समझना कि ऐसा करके तुम मुझसे बच जाओगे। तुम भले अभी अहूजास के घर जा रही हो, मगर भूलो मत कि तुम हमारे टुकड़ों पर पली हो। तुम इस घर की नौकरानी थी और हमेशा नौकरानी ही रहोगी, समझी? दोनों को सीढ़ियों से नीचे उतरता देख मिस्टर माथुर भाग कर गए और एक तरफ से रूही को पकड़ लिया और साथ में नीचे लेकर आने लगे। माथुर के आते ही रोमा ने गिरगिट की तरह अपने रंग बदल लिए और बोली, तुम समझ गई ना रूही, मैंने तुम्हें क्या कहा? तुम शादी के बाद भले ही आहूजा खानदान की बहू हो जाओगी, पर तुम हमारे लिए पहले हमारी बेटी रहोगी, हमेशा।
उसने फुसलाकर रूही को आगे कहा, और वहां ठीक से रहना, कोई बदतमीजी मत करना। चिराग की तरफ से तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? वरना मैं और अंकल दोनों तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। रूही ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि घूंघट में नीचे छुपकर वो रोमा की बेवकूफी पर लगातार मुस्कुराए जा रही थी। उसे इस बात की तसल्ली तो थी कि अब वो रोमा के चुंगल से निकल जाएगी, लेकिन साथ ही उसके दिल में इस बात की टीस भी थी कि माथुर साहब, जिसे वो अपने बाप की तरह देखती थी, वो उसकी शादी एक अंधे आदमी के साथ करवा रहे थे। रह रहकर उसके मन में बस एक ही बात उठ रही थी, मुझे लगता था आंटी मेरे साथ जो भी करे, माथुर अंकल मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं गलत थी। आखिरकार आज अंकल ने भी ये साबित कर दिया कि मैं उनके लिए इतनी भी मायने नहीं रखती जितना मैं खुद से सोचती थी। अगर मायने रखती तो वो मेरी शादी एक ऐसे आदमी से कभी नहीं करवाते जो खुद बेसहारा हो। मैंने तो पापा के बाद हमेशा उनको ही अपने बाप की तरह देखा है। मुझे नहीं पता था कि वो अपनी बेटी से इस तरह इतनी जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं। ये सब सोचते हुए रूही की आंखें भर आई। इन बातों का दर्द इतना था कि उसका कलेजा भारी हो रहा था। उसकी नजरों में जो माथुर साहब के लिए प्यार और इज्जत थी, वो घटकर अब मात्र चुटकी भर ही रह गई थी। रहती भी क्यों नहीं, जहाँ एक बाप अपनी बेटी की शादी में हर चीज छानबीन कर ठोक परख कर करता है, उसकी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी की पूंजी लगा देता है। माथुर साहब ने अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी तक नहीं लगाई थी। उसका सर ढकने के लिए एक चुन्नी के पैसे भी अहुजास के घर से ही आए थे। रूही को तो अब इस बात पर भी शक था कि उसके बाप ने जो उसे खुश रहने का आशीर्वाद दिया था, उसमें भी सच्चाई थी या फिर वो भी सिर्फ एक झूठ ही था। रूही अब दुल्हन के जोड़े में सजी नीचे सबके सामने आ चुकी थी। सबकी नजरें सिर्फ दुल्हन पर ही टिकी थी। क्या रूही की शादी चिराग से हो पाएगी या तमन्ना पर ही भारी पड़ेगी उसकी खुद की चाल? आखिर चिराग अपने दादू से इतना कटा कटा क्यों रहता है? आप लोगों को क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें।